वेलकम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा 91 में फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ये आंसर दें। विच रूलर ऑफ दिल्ली सुल्तान रीस्टैब्लिश्ड बलबन्स प्रिंसिपल ऑफ किंगशिप। बलबन के राजत्व सिद्धांत को दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने पुनः स्थापित किया है? जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। बलबन के राजत्व सिद्धांत को दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने पुनः स्थापित किया था? तो बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और सभी 2017 में पूछे गए क्वेश्चन है। जो देखिए 2017 में जो मेल एग्जाम हुआ था स्टाफ नर्स का, उसी में पूछे गए क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी आपका राइट होगा, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि बलबन के राजत्व सिद्धांत को अलाउद्दीन खिलजी ने पुनः स्थापित किया था। बलबन के राजत्व सिद्धांत को अलाउद्दीन खिलजी ने पुनः स्थापित किया। अलाउद्दीन ने राजत्व की धारणा में बलबन के विचारों का अनुसरण किया। अलाउद्दीन ने राजत्व की जो धारणा थी उसमें बलबन के विचारों का अनुसरण किया। वह राजा के दैवी अधिकारों में विश्वास रखता था और खुद को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। उसको विश्वास था कि राजा सामान्य मनुष्यों से पृथक है। उसको विश्वास ये था कि जो राजा है वो सामान्य मनुष्यों से अलग है और उच्च और दैवी शक्ति से संपन्न होता है। जो राजा है वो जो सामान्य मनुष्य होते हैं उनसे अलग होता है और उसको बहुत ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, दैवी शक्तियाँ होती हैं उसके पास। अतः राजा की इच्छा ही कानून है। अतः जो राजा की इच्छा होती है, ठीक है, वही कानून है। जो बोल दे, जो कर दे, जो कह दे, वही कानून है। और समस्त जो प्रजा है उसको मानने के लिए क्या है, बाध्य है, ठीक है, मजबूर हो गई या मजबूर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, गेस करें यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं। क्वेश्चन को पढ़ें उसके बाद आंसर दें। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है तो जल्दी से आंसर दें। व्हाट इज पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन है। शुद्ध जल का पीएच मान पूछा गया है तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, 7। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। पीएच मान किसी विलयन की अम्लता या फिर क्षारकता आपकी माप होती है। जो शुद्ध जल की पीएच मान होता है वो 7 होता है और जो पीएच वैल्यू होती है, पीएच मान जो होता है वो किसी विलयन की अम्लता या फिर क्षारकता होती है। शुद्ध जल उदासीन होता है। जो शुद्ध जल होता है वो कैसा होता है, उदासीन होता है। इसकी पीएच की जो सीमा होती है 0 से 14 तक होती है। जो पीएच की जो सीमा होती है वो 0 से 14 तक होती है, जिसमें 7 क्या है, उदासीन होता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है आपके स्क्रीन पर, गेस करें यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्ड ट्राइब इज फाउंड इन मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश? बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जिलों में पाई जाती है? गेस करें यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्ड ट्राइब इज फाउंड इन मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश? निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति, अनुसूचित जनजाति उत्तर प्रदेश के जिलों में सर्वाधिक पाई जाती है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, गोंड जनजाति, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट है। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं कि गोंड जनजाति उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों में पाई जाती है। जो गोंड जनजाति है ये उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों में पाई जाती है। यह एक अनुसूचित जनजाति है। ये कैसी जनजाति है, तो ये एक अनुसूचित जनजाति है। गोंड जनजाति उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, जो गोंड जनजाति है वो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर और सोनभद्र जिलों में पाई जाती है, ठीक है। ध्यान दें इसे कि जो गोंड जनजाति है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में पाई जाती है, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर और सोनभद्र जिलों में पाई जाती है। ज्ञातव्य है कि थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है।
अगर बात की जाए की सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो कौन सी है, तो देखिए यहाँ पे थारू जनजाति है जो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया था सर्वाधिक जिलों में कौन सी जनजाति पाई जाती है, अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। सर्वाधिक जिलों में अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। ठीक है, कहा गया था कि कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों में पाई जाती है, तो देखिए गोंड जो जनजाति है वो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों में पाई जाती है, बट सबसे बड़ी जनजाति नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ी जनजाति नहीं है। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, थारू है उत्तर प्रदेश की। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन को पढ़ें उसके बाद आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस, द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की जो शक्ति है किसमें निहित है, बताएं किसके पास है, गेस करें यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। तो देखिए ये शक्ति किसके पास होती है, पार्लियामेंट, संसद के पास होती है, द पार्लियामेंट। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की जो शक्ति है वो संसद के पास है, द पार्लियामेंट में होती है। ठीक है, इसमें निहित है। संसद ने न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करने के लिए, संसद ने न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करने के लिए वर्ष 1956 में सर्वोच्च न्यायालय अर्थात न्यायाधीशों की संख्या, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 पारित किया, अधिनियम 1956 पारित किया। और वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय अर्थात न्यायाधीशों की संख्या में संशोधन अधिनियम, न्यायाधीशों की संख्या में संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा उच्चतम न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या, अधिनियम 2019 के द्वारा उच्चतम न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की जो संख्या है 31 से बढ़ाकर 34 कर दी। कितनी कर दी, 31 से बढ़ाकर कितनी कर दी, 34 कर दी। अब यहाँ पे 33+1। ठीक है, 33+1 का मतलब क्या है, 33+1 का मतलब ये कि एक मुख्य न्यायाधीश होगा, एक जो होगा वो मुख्य न्यायाधीश होगा और 33 जो है वो अन्य न्यायाधीश हैं। तो टोटल मिलाकर कितने न्यायाधीश हो गए, 34 हो गए। ठीक है, एक मुख्य और 34 अन्य। ठीक है, इतनी कर दी, जिसमें से मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है। ठीक है, मैंने अभी बताया जिसे ये 33+1 दिए ना, तो जो 1 है वो मुख्य न्यायाधीश है, बाकी सभी 33 अन्य न्यायाधीश हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गेस करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए पीसेस में बहुत ही नॉर्मल भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और टफ भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन मैचिंग के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसमें मैचिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं पीसेस में। ठीक है, चाहे वो आपका मेडिकल पीसीएस हो या फिर आपका नॉर्मल पीसीएस हो, जिससे आप डीएम एसडीएम वगैरह बनते हैं। ठीक है, वो जो पीसीएस होता है आपका नॉन मेडिकल, उसमें भी बहुत ही ज़्यादा मैचिंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें भी वही हल किया इन्होंने, मैचिंग बहुत ज़्यादा आती है। तो बताएं भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप जल्दी से आंसर दे दें कमेंट बॉक्स में कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट एट। देखिए भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है वो कानपुर में स्थित है। ठीक है, सभी को पता है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। चलिए यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान दलहनी फसलों पर शोध का एक शीर्ष संस्थान है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान दलहनी फसलों पर शोध का शीर्ष संस्थान है जो कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1983 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद अर्थात ICAR द्वारा की गई थी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है, गेस करें यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं। जल्दी से क्वेश्चन को पढ़ें पहले, उसके बाद आंसर दें। क्वेश्चन है सोप बबल्स व्यूड, सोप बबल्स जो होते हैं, ठीक है, व्यूड इन वाइट लाइट शो कलर, द फेनोमेनन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट इज फॉलोइंग। बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। द सोप बबल्स व्यूड
इन वाइट लाइट शो कलर्स द फेनोमेनन रिस्पॉन्सिबल फॉर इट इज फॉलोइंग। सफ़ेद रोशनी में देखा गया, सफ़ेद रोशनी में देखा गया साबुन का बुलबुला रंगीन दिखता है। ठीक है, सफ़ेद रोशनी में देखा गया कि जो साबुन का बुलबुला होता है वो कैसा दिखता है, रंगीन होता है। जो बबल्स होते हैं साबुन के, जो बुलबुले होते हैं सॉफ्ट बबल्स, ठीक है, वो कैसे दिखते हैं, रंगीन दिखते हैं। वाइट लाइट में देखा गया, इसके लिए जिम्मेदार घटना निम्नलिखित कौन सी है। अब यहाँ पे आप बताएं, देखिए साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, फिजिक्स से। अब यहाँ पे आपको बताना है, जल्दी से गेस करें क्या होगा, इसका राइट आंसर बताएं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, इंटरफ्रेंस। ठीक है, व्यतिकरण जिम्मेदार है जो, ठीक है, व्यतिकरण अर्थात इंटरफ्रेंस। चलिए हम यहाँ पे एक्सप्लेन देख लेते हैं। व्यतिकरण के कारण साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है। व्यतिकरण अर्थात इंटरफ्रेंस के कारण जो साबुन का बुलबुला होता है वो रंगीन दिखाई देता है। साबुन के घोल के बुलबुले रंगीन इसके ऊपरी तथा निचले पृष्ठ से परावर्तित सूर्य की प्रकाश तरंगों में व्यतिकरण के कारण दिखाई देती हैं। इसमें श्वेत प्रकाश के कुछ रंग की तरंगे बुलबुलों की, जो बुलबुले होते हैं, बुलबुले की पृष्ठ पर परावर्तित होकर विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करती हैं, जबकि अन्य तरंगे संपोषी व्यतिकरण उत्पन्न करती हैं। वे रंग जिनकी तरंगे विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करती हैं लुप्त हो जाती हैं तथा शेष रंग दिखाई देती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम 7 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, गेस करें क्या होगा, इसका राइट आंसर बताएं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट द ऑर्डिनेंस ऑफ फिरोज शाह तुगलक हैव बीन कलेक्टेड। बताएं क्या होगा, इसका राइट आंसर गेस करें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट द ऑर्डिनेंस ऑफ फिरोज शाह तुगलक हैव बीन कलेक्टेड। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में फिरोज शाह तुगलक के अध्यादेशों का संग्रह किया गया है। बताएं यहाँ पे क्या होगा, इसका राइट आंसर गेस करें। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, फुतवाते फिरोज शाही। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें। फिरोज शाह तुगलक के अध्यादेशों का संग्रह फुतवाते फिरोज शाही में है। फुतवात ए फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। फिरोज शाह तुगलक ने फुतवात ए फिरोज शाही नामक पुस्तक में परोपकार की अपनी मूल अवधारणा की व्याख्या की है। फिरोज शाह तुगलक साम्राज्य का एक सुल्तान था। जो फिरोज शाह तुगलक था वो तुगलक जो साम्राज्य था उसका एक सुल्तान था, जिसने 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया था। इसने 1351 से 1388 तक इसने शासन किया था। कहाँ पर, दिल्ली पर शासन किया था। तो ध्यान देने वाली बातें हैं कि फिरोज शाह तुगलक की जो आत्मकथा है वो कौन सी है, तो यहाँ पे फुतवात ए फिरोज शाही जो फिरोज शाह तुगलक है उसकी आत्मकथा है। ठीक है, अब यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके स्क्रीन पर, गेस करें क्या होगा, इसका राइट आंसर बताएं। द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल डेवलपमेंट बोर्ड इज एस्टेब्लिश्ड एट डेरी। बताएं यहाँ पे क्या होगा, इसका राइट आंसर गेस करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल डेवलपमेंट बोर्ड इज एस्टेब्लिश्ड एट डेरी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, आनंद। ठीक है, ये आनंद, ये देखिए गुजरात का जिला है एक आनंद। ठीक है, ये क्या है, गुजरात का एक जिला है आनंद। ठीक है, जहाँ पे ये राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय है। अब यहाँ पे आप देख लें, ऑप्शन सी आपका राइट होगा। देखिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अर्थात NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का जो मुख्यालय है वो गुजरात के आनंद शहर में स्थित है। ठीक है, आनंद शहर में स्थित है। गुजरात का जो आनंद शहर है वहाँ पे राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय स्थित है। यह एक राष्ट्रीय निकाय है, ये एक राष्ट्रीय निकाय है जो आपका डेयरी संस्थान है NDDB। ठीक है, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। अगर पूछा जाए NDDB की स्थापना कब हुई थी, तो ये इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। और कहाँ हुई थी या फिर कहाँ स्थित है, तो ये आनंद शहर में स्थित है। अगर ये आनंद शहर नहीं दिया है ऑप्शन पे, गुजरात दिया, तो अब गुजरात करके आएंगे। ठीक है, और इसकी स्थापना 1965 में भारत की संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। भारत की संसद की एक अधिनियम के द्वारा की गई थी। वर्तमान में मीनेश शाह राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। गेस करें क्या होगा, इसका राइट आंसर बताएं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वेरी सिंपल है, ठीक है। देखते हैं आंसर दें। द नंबर ऑफ चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट इज, ठीक है, मानव हृदय में कच्चों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 4, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि मानव हृदय में कच्चों की संख्या 4 होती है, 2 निलय होते हैं अर्थात आर्ट्रियम होते हैं, और दो आलिंद अर्थात आर्ट्रियम होते हैं, और 2 निलय होते हैं, वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है। हृदय या फिर दिल एक पेशी अंग है। हृदय या फिर दिल जो है वो एक पेशी अंग है जो सभी कशेरुकी जीवों में आवृत तालबद्ध संकुचन के द्वारा रक्त का प्रवाह शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है। औसतन मानव हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और 1 मिनट में 70 मिलीलीटर रक्त को पंप करता है। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ हनी बी फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हनी इज नोन एज, बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ हनी बी फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हनी इज नोन एज, शहद के व्यावसायिक उत्पादन के लिए मधुमक्खी के वैज्ञानिक प्रबंधन के रूप में जाना जाता है। शहद के व्यावसायिक उत्पादन के लिए मधुमक्खी के वैज्ञानिक प्रबंधन के रूप में किसे जाना जाता है, तो किस करें यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट होगा, एपीकल्चर, ठीक है। एपीकल्चर किससे संबंधित है, मधुमक्खी पालन से संबंधित, ठीक है, एपीकल्चर। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। शहद के व्यावसायिक उत्पादन के लिए मधुमक्खी का वैज्ञानिक जो प्रबंधन है वो एपीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। शहद के व्यावसायिक उत्पादन के लिए मधुमक्खी का जो वैज्ञानिक प्रबंधन है वो एपीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। और जो सेरीकल्चर है उसमें कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम के कीड़ों का पालन होता है। जो सेरीकल्चर है उसमें कच्चा रेशम बनाने के लिए रेशम के कीड़ों का पालन किया जाता है। और जो मोरीकल्चर है उसमें रेशम कीट के लिए शहतूत की कृषि की जाती है। मोरीकल्चर में रेशम कीट के लिए शहतूत की कृषि की जाती है। और यहाँ पे जो लाख कल्चर है ये लाख के उत्पादन के लिए कीटों का पालन करती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी स्क्रीन पर। गेस करें यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। देखिए संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इन यूनियन ऑफ द यूनियन, बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता देता है। बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। गेस करें, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है तो बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पे आर्टिकल 343, ठीक है, अनुच्छेद 343, ठीक है, ये हिंदी को संघ राजभाषा घोषित करने का अधिकार देता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो हिंदी जो संघ राजभाषा है वो आर्टिकल 43 के तहत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता देता है। आपका आर्टिकल जो आपका 343 है। चलिए यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी है। अनुच्छेद 343 के अनुसार जो संघ की राजभाषा है वो हिंदी और जो लिपि होगी वो देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अनुच्छेद 344 राजभाषा पर संसदीय आयोग। अनुच्छेद 344 जो है वो राजभाषा पर संसदीय आयोग एवं समिति से संबंधित है। भारतीय संविधान के भाग 17, ठीक है, ये जो आपको रोमन अंक दिख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है 17 लिखा हुआ है। ठीक है, 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक शामिल अनुच्छेद आधिकारिक भाषा से संबंधित है। कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 343 से 351 तक ये आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर इज लोकेटेड इन नुब्रा वैली, बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर्स इज लोकेटेड इन नुब्रा
वैली। निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद नुब्रा घाटी में स्थित है? बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। सियाचिन नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। जो सियाचिन है वो नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। सियाचिन हिमनद काराकोरम श्रेणी में स्थित सबसे बड़ा ग्लेशियर अर्थात 75 किलोमीटर की लंबाई है। सियाचिन नुब्रा घाटी के उत्तर में स्थित है। सियाचिन हिमनद काराकोरम श्रेणी में स्थित सबसे बड़ा ग्लेशियर अर्थात 75 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। नुब्रा घाटी श्लोक नुब्रा घाटी श्योक नदी और नुब्रा या फिर सियाचिन नदी द्वारा बनाई गई है। नुब्रा घाटी श्योक नदी या नुब्रा या फिर सियाचिन नदी के द्वारा बनाई गई है। श्योक नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। जो श्योक नदी है वो सिंधु नदी की सहायक नदी है तथा यह घाटी लद्दाख और काराकोरम पर्वतमाला को अलग करती है। यह जो नदी है ये लद्दाख और काराकोरम पर्वत जो श्रृंखला है उसको अलग करने का काम करती है। चलिए यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। गेस करें यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं। क्वेश्चन को पढ़ें उसके बाद आंसर दें। देखिए हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज नॉट विजिटेड बाई द साइमन कमीशन? बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज नॉट विजिटेड बाई द साइमन कमीशन? साइमन कमीशन द्वारा निम्नलिखित में से किस संस्थान की यात्रा नहीं की गई थी? बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो देखिए ये शिलांग, रंगून, मद्रास। ठीक है, ये तो तीनों बिल्कुल राइट हैं। आपके यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे आपका यही गलत है। ठीक है, जो इसकी यात्रा नहीं की, ग्वालियर की यात्रा नहीं की गई थी। साइमन कमीशन के द्वारा ग्वालियर की यात्रा नहीं की गई थी, बाकी आपकी शिलांग, रंगून और मद्रास वगैरह की यात्रा की गई थी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे एक्सप्लेन देख लेते हैं पहले कि साइमन कमीशन द्वारा ग्वालियर की यात्रा नहीं की गई थी। साइमन कमीशन 3 फरवरी से 31 मार्च 1928 और 11 अक्टूबर 1928 से 13 अप्रैल 1929 के अवधि के दौरान भारत में रहा। ठीक है, जो साइमन कमीशन है वो 3 फरवरी से 31 मार्च 1928 और 11 अक्टूबर 1928 से 13 अप्रैल 1929 की अवधि तक या अवधि के दौरान तक भारत में रहा। इस दौरान उसने लाहौर, कराची, पेशावर, दिल्ली, लखनऊ, पटना, कलकत्ता, शिलांग, रंगून, मद्रास और नागपुर में बैठक की। लेकिन कहाँ पे बैठक नहीं की? ग्वालियर में बैठक नहीं की थी। ठीक है, इन्होंने लाहौर में बैठक की, कराची में की, पेशावर में की, दिल्ली में की, लखनऊ, पटना, कोलकाता, आपका कलकत्ता, शिलांग, रंगून, मद्रास और नागपुर में बैठक की थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर है। गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर, बताएं। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, ठीक है, विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान इज सिचुएटेड एट? बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वेरी सिंपल है। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान इंस्टीट्यूटेड। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बताएं यहाँ पे कहाँ पर स्थित है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जिन्होंने भी पढ़ा होगा, यूपी पीसीएस की तैयारी की होगी पहले भी, क्योंकि ये तो देखिए आज से नहीं हो रहा है, यूपी पीसीएस स्टाफ नर्स बहुत दिनों से हो रहा है। ठीक है, तो बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। यूपी स्पेशल तो आपको पढ़ना ही चाहिए। ठीक है, यूपी स्पेशल से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए हम कोशिश करेंगे कि यूपी स्पेशल की तैयारी करा देंगे हम। संपूर्ण क्वेश्चन जितने भी यूपी पीसीएस से यूपी स्पेशल से उत्तर प्रदेश की जीके होगी जितनी भी, हम सारी की सारी कवर करा देंगे। आपके एग्ज़ाम तक जितनी भी होगी सभी हम कवर कराएंगे, आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी आपका राइट होगा, मथुरा। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट है, मथुरा। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देखते हैं। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान अर्थात मथुरा में स्थित है। इसकी स्थापना 25 जून 2 अक्टूबर 2001 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी। 25 अक्टूबर 2001 को इसकी स्थापना हुई थी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। देखिए क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, ठीक है, इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। गिव ब्लू आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन ए एंड अदर एज रीजन। और असर्शन ए है आपका अर्बनाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर। जो आपका आर रीजन है वो सिटीज हैव डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। बताएं यहाँ पे सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन ब्लू। यहाँ पे नीचे दिए गए हैं कोड। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, हिंदी में भी क्वेश्चन को देख सकते हैं। ये रहे आपके हिंदी में क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके ऑप्शन नीचे नीचे दिए गए हैं। जो कथन नंबर 1 है वो कह रहा है कि शहरीकरण और आर्थिक विकास एक दूसरे के पूरक हैं। शहरीकरण और आर्थिक विकास जो है वो एक दूसरे के पूरक है। और ये आपका कारण जो हो गया वो आ रहा है, शहरों का विकास औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप हुआ है। अब यहाँ पे आप बताना है क्या वो राइट होगा इसका, ठीक है। ये रहे आपके ऑप्शन, ठीक है, आपको बताना है, जल्दी से गेस करें यहाँ पे, ठीक है। सभी ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, बोथ ए एंड आर, ठीक है। ट्रू एंड आर इज करेक्टेड एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आर दोनों सत्य हैं, ठीक है। आर जो है एक ही विषय व्याख्या करता है, मतलब कहा गया कि शहरीकरण और आर्थिक विकास एक दूसरे के पूरक हैं। तो क्या है, जो आर है वो एक ही सही व्याख्या करता है, शहरों का विकास औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप हुआ था, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा। चलिए हम नेक्स्ट एक्सप्लेन देख लेते हैं। यहाँ पे वैसे आप पढ़ ही चुके हैं एक्सप्लेन, लेकिन एक बार फिर ले। शहरीकरण और आर्थिक विकास एक दूसरे के पूरक। शहरीकरण के कारण आर्थिक विकास गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है या उत्पादकता को बढ़ाता है, और विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग और सेवाओं में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करता है। इसलिए शहरों का विकास औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप हुआ है, ठीक है। ये जो है वो आर दोनों सत्य हैं, आर एक ही सही व्याख्या करता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। बताएं सुपरसोनिक प्लेन्स फ्लाई। बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। सुपरसोनिक जो प्लेन्स हैं फ्लाई, पराध्वनिक विमान उड़ते हैं। पराध्वनिक जो विमान होते हैं वो कहाँ पे उड़ते हैं, गेस करें। यहाँ पे सुपरसोनिक प्लेन्स फ्लाई, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। बताएं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, विद दी स्पीड ग्रेटर देन दी स्पीड ऑफ साउंड। ध्वनि की चाल से अधिक चाल से, ध्वनि की चाल से अधिक चाल, ठीक है। चलिए हम एक्सप्लेन देख लेते हैं इसका। पराध्वनिक विमान अर्थात सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट। पराध्वनिक विमान अर्थात सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट उन विमानों का कहते हैं, उन विमानों को कहा जाता है जो ध्वनि की चाल से अधिक चाल से उड़ते हैं। ध्वनि की चाल से भी तेज चाल से उड़ते हैं ये लोग, ठीक है। जो ये आपके विमान है, सॉरी यहाँ पे लोग मैंने बोल दिया, ठीक है। जो पराध्वनिक विमान है अर्थात सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट जो होते हैं ये ध्वनि की चाल से भी अधिक चाल से उड़ते हैं। लड़ाकू विमान पराध्वनिक विमान का सबसे सामान्य उदाहरण है, जो कि विमान ध्वनि के वेग के 5 गुना से भी अधिक वेग से उड़ते हैं। उन्हें अति पराध्वनिक विमान अर्थात हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट कहा जाता है। चलिए हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। बताएं विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नियरेस्ट टू दी खैबर दर्रा, ठीक है। यहाँ पे पास बताया खैबर पास, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नियरेस्ट टू दी खैबर पास। निम्नलिखित में से कौन सा जो शहर है वो खैबर दर्रे के सबसे निकट है, सबसे ज़्यादा करीब है। खैबर दर्रे के सबसे ज़्यादा करीब कौन सा शहर बसा हुआ है। बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। देखिए जो पेशावर शहर है ये खैबर दर्रे के बहुत ही अधिक पास में है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, ठीक है। पेशावर, पाकिस्तान का पेशावर जो शहर है वो खैबर दर्रे के सबसे अधिक निकट है। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन देख लेते हैं। खैबर दर्रा एक पहाड़ी दर्रा है। जो खैबर दर्रा है वो एक क्या है, पहाड़ी दर्रा है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ता है, ठीक है। खैबर दर्रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ने का काम करता है। खैबर दर्रे के सबसे निकटतम जो है वो पेशावर स्थित है। चलिए हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, वर्ल्ड फेमस बुक इंडिया। वर्ल्ड फेमस बुक इंडिया अ वाउंडेड सिविलाइजेशन वाज रिटन बाई। विश्व प्रसिद्ध पुस्तक इंडिया अ वाउंडेड सिविलाइजेशन को लिखा है। बताएं यहाँ पे किसने लिखा है इस पुस्तक को।
तो देखिए ये पुस्तक वी.एस. नायपाल की है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, वी.एस. नायपाल। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। इंडिया अ वाउंडेड सिविलाइजेशन वी.एस. नायपाल की प्रसिद्ध पुस्तक है। विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल, इनका जो पूरा नाम है विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल, आधुनिक युग के प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार थे। उनकी अन्य प्रसिद्ध पुस्तकें हैं एन एरिया ऑफ डार्कनेस, इन आ फ्री स्टेट 1971 में इन्होंने लिखी थी, और भारत एज मिलियन म्यूटनीज नाउ ये 1990 में लिखी थी उन्होंने। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, बताएं यहाँ पे क्या होगा। भारत के संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्यों की जो कुल संख्या है वो कितनी है। द टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, ठीक है, यहाँ पे 11 है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा 11। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की जो संख्या है वो कितनी, 11 है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक है, पहले इसमें कितने मूल कर्तव्य थे, 10 थे। फिर 11वां जो मूल कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ दिया गया। ठीक है, जो पहले कितने थे, 10 मूल कर्तव्य थे, फिर इसमें 86वें संविधान संशोधन अर्थात 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य और जोड़ दिया गया, तो अब उसमें 11 हो गए। ठीक है, संविधान के भाग 4, ठीक है, संविधान के जो भाग 4 हैं का संविधान के भाग 4 का में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, गेस करें। यहाँ पे देखिए करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, बट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश इन जनवरी 2022 वाज, बताएं उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेजर ध्यानचंद क्रीडा विश्वविद्यालय की स्थापना जनवरी 2022 में की गई है। बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, मेरठ। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट है, मेरठ। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2022 में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में मेजर ध्यानचंद क्रीडा विश्वविद्यालय का शिलान्यास रखा। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 700 करोड़ रुपए के अनुमानित लागत से की गई है। यह उत्तर प्रदेश का पहला खेल विश्वविद्यालय है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे हम। अब यहाँ पे आपका हिंदी के क्वेश्चन आ गए हैं। ठीक है, बताएं शुद्ध अशुद्ध यहाँ पे देखना है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अशुद्ध वाक्य बताएं। ठीक है, अशुद्ध वाक्य आपको देखना है। ठीक है, बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर, अशुद्ध वाक्य। देखिए यहाँ पे जो स्वास्थ्य है वो भी शुद्ध है, अतिशयोक्ति शुद्ध है, आशीर्वाद शुद्ध है, लेकिन ज्योत्सना जो है ये नहीं शुद्ध है। ठीक है, ये आपका यूँ लिखा जाता है। ठीक है, ज्योत्सना, ठीक है, इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, ज्योत्सना। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका सी है ये गलत है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लें ज्योत्सना का जो शुद्ध रूप होगा ये होगा। ठीक है, स्वास्थ्य, अतियोक्ति, आशीर्वाद ये पहले से शुद्ध हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अध्यवसाय, अध्यवसाय का विलोम शब्द क्या होगा, बताएं यहाँ पे क्या होगा, अध्यवसाय का विलोम शब्द क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे अनअध्यवसाय होगा। ठीक है, अध्यवसाय का विलोम शब्द अनअध्यवसाय होगा। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट है। अब यहाँ पे आप देख लें एक्सप्लेन। अनअध्यवसाय का अर्थ होता है, ठीक है, अध्यवसाय का अभाव। ठीक है, अनुक्रिया का विलोम शब्द प्रतिक्रिया होगा। अनुक्रिया का जो विलोम शब्द होगा वो प्रतिक्रिया होगा। अध्यवसाय का विलोम शब्द अनध्यवसाय है। अनध्यवसाय का जो अर्थ होता है वो अध्यवसाय का अभाव होता है, कमी होती है। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। आँच का तत्सम शब्द क्या होगा। जो आँच है इसका तत्सम शब्द आपको बताना है। ठीक है, मैंने बताया था जो, क्योंकि हमने एक वीडियो बनाया था उसमें हमने 100+ क्वेश्चन कवर किए थे। अगर मानो तो वहाँ पे 150 या फिर 200 के ऊपर भी उसमें क्वेश्चन है। ठीक है, हमने उसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आज का तत्सम रूप बताना। देखिए तत्सम क्या होते हैं, तत्सम ये होते हैं कि संस्कृत के शुद्ध रूप। ठीक है, उसमें जरा से भी हेर फेर, परिवर्तन, बदलाव कुछ भी नहीं किया, ज्यों का त्यों जिस तरह संस्कृत में शब्द होते हैं उसी तरह उसको व्यक्त कर दिया जाता, रख दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी आपका राइट होगा। आज का क्या होगा, अर्ची होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा। अब यहाँ पे आप देख लें एक्सप्लेन। ठीक है, और भी कुछ हैं
चांद का देखिए चंद्र होगा तत्सम रूप, चाक का चक होगा, चूरन का चूर्ण होगा। ठीक है, ये तत्सम शब्द हैं। ठीक है, आपका यहाँ पे आँच का अर्ची होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन, तलवार का पर्यायवाची क्या है? तलवार का पर्यायवाची शब्द बताएं, क्या होगा? इसका राइट आंसर गेस करें। तलवार, देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट होगा, चंद्रहास। तलवार का जो पर्यायवाची है वो चंद्रहास होगा। अब यहाँ पे और भी एक्सप्लेन देख लेते हैं यहाँ पे अच्छे से। ठीक है, तलवार का जो पर्यायवाची है कृपाण, भुजाली, खंजर, करवाल, कटार, चंद्रहास, कत्ती, सिरोही व शमशीर इत्यादि। जो ये सब तलवार के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट चाहे ले लें इसका, या फिर आपसे बार बार रिवाइज करके पढ़ लें। ठीक है, एक दो बार वीडियो को आगे पीछे भी करके पढ़ सकते हैं इसे। ठीक है, इसका कृपाण हो गया, भुजाली हो गया, खंजर, करवाल, कटार, चंद्रहास, कत्ती, सिरोही व शमशीर हो गया। बाण का जो पर्यायवाची शब्द है वो तीर हो गया, आशुक हो गया, और नाराज हो गया, सिली मुख हो गया, ईसु, विसिक इत्यादि। ये आपके बाण के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 25 नंबर क्वेश्चन, बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई में विशेषण शब्द बताएं, क्या होगा? विशेषण शब्द बहुत ही सिंपल है यहाँ पे क्वेश्चन। उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दें। ये यहाँ पे जो आर्थिक स्थिति है वो ये आपकी विशेषण है। ठीक है, आर्थिक स्थिति विशेषण है, और स्थिति क्या है? ये विशेष है। स्थिति विशेष है और आर्थिक आर्थिक जो है वो विशेषण है। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। वाक्य में आर्थिक शब्द विशेषण है, आर्थिक विशेषण है। ठीक है, और जो स्थिति है वो विशेष है, यह गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, ये कैसा विशेषण है कि यह गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। चलिए यहाँ पे हम एक्सप्लेन देखते हैं 26 नंबर का। ठीक है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य क्या है? अब यहाँ पे आपका शुद्ध वाक्य देखना है, बताएं यहाँ पे क्या होगा, जल्दी से गेस करें। शुद्ध वाक्य कौन सा होगा? देखिए यहाँ पे शुद्ध देखना था, तो देखिए सारा राज्य उसके लिए दाती थी, गलत है। देखिए यहाँ पे, ठीक है, ऐसी एकाध बातें और देखने में आती है, ये भी गलत है। देखिए यह काम आप पर निर्भर है, यही सही है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है आपका। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं। ये देखिए आपका शुद्ध वाक्य जो है ये है आपका शुद्ध वाक्य, यह काम आप पर निर्भर है, यह शुद्ध है आपका। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है। अब ऐसे ही देखिए अशुद्ध वाक्य, यहाँ पे शुद्ध अशुद्ध और भी देख लेते हैं। ऐसी एकाध बातें और देखने में आती हैं, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ऐसी एकाध बात और देखने में आती है। ठीक है, यह शुद्ध हो गया। अब यहाँ पे अशुद्ध वाक्य है, सारा राज्य उसके लिए धाती थी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सारा राज्य उसके लिए धाती था। ठीक है, यह शुद्ध हो गया। और आपके यहाँ पे देखिए अगला है जो मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने को तैयार हूँ। अब यहाँ पे शुद्ध क्या होगा, मैं अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से एक दूध का पर्यायवाची शब्द बताएं। ठीक है, दूध का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, बताएं, गेस करें यहाँ पे क्या होगा। दूध का पर्यायवाची शब्द देखना है आपको, तो देखिए यहाँ पे पीयूष होगा। दूध का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो पीयूष होगा। ठीक है, दूध का पर्यायवाची पीयूष होगा। यहाँ पे एक्सप्लेन देख लें आप कि दूध का पर्यायवाची दुग्ध, गोरस, क्षीर, पीयूष, पेय, स्तन्य इत्यादि। मैंने अभी कल बताया था, ठीक है, जो हिंदी का वीडियो बनाया था मैंने, उसमें जितने पर्यायवाची थे सारे कवर कर दिए थे। दूध का जो पर्यायवाची दुग्ध, गोरस होगा, क्षीर होगा, पीयूष होगा, पेय होगा, स्तन्य होगा। ठीक है, हलाहल का जो पर्यायवाची शब्द है वो गरल होगा, कालकूट होगा, माहौर, विष, जहर। यह हलाहल का पर्यायवाची शब्द है। और जल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, वारी, पानी, नीर, सलिल, तोय, उरक, उदक। जो यहाँ पे जल का पर्यायवाची शब्द है ये वारी हो जाएगा, तोय होगा, पानी हो जाएगा, सलिल हो जाएगा, नीर हो जाएगा और उदक हो जाएगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बताएं यहाँ पे क्या होगा इसका राइट आंसर। तत्सम तद्भव शब्दों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म रूढ़िपूर्ण है? गलत है, यहाँ पे आपको देखना है गलत कौन सा है, बताएं जल्दी से क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। देखिए यहाँ पे एक कपाट, ये गलत है आपका। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका गलत है। ठीक है, कपाट का किवाड़ होगा। ठीक है, यहाँ पे तत्सम और तद्भव के गलत है, रूढ़िपूर्ण देखना था। ठीक है, यहाँ पे वचन, वचन, ठीक है, पुराण, पुराना, गंभीर, गहरा। लेकिन यहाँ पे जो कपाट है यहाँ पे इसका किवाड़ होगा। ठीक है, किवाड़ होगा, कपाट का किवाड़ होगा। ठीक है, ना कि कपड़ा होगा। चलिए यहाँ पे हम एक्सप्लेन देख लेते हैं, कुछ अन्य हैं। वचन का वचन होगा, गंभीर का गहरा होगा, पुराण का पुराना होगा, कपाट का किवाड़ होगा। ठीक है,